नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स बिजनेस फोरम में पीएम मोदी भारत में हो रहे तेजी से बदलाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत में जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लागू होने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। रक्षा और अंतरिम क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारत ने वित्तीय समावेशन में एक और बड़ी छलांग लगाई है। आज स्ट्रीट वेंडरों से लेकर शॉपिंग मॉल तक यूपीआई का उपयोग किया जा रहा है। हम भारत को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक निर्माण केंद्र बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं, उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है। रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश भारत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है। रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश भारत है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिदृश्य
बदल रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग $120 बिलियन का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के एक नए भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एयरवेज, हर क्षेत्र में तेज गति से बदलाव आ रहा है। आज भारत में 10,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नए हाईवे बन रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। निवेश और उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर में से एक है। हम भारत को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। स्वाभाविक है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। वह गोवा राज्य के समान नागरिक संहिता को अपनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये गोवा के लिए गर्व की बात है कि यहाँ के लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। गोवा में रहने वाले सभी समुदायों की महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करने वाली समान नागरिक संहिता हमारे संविधान के निर्देशों के अनुरूप है और पूरे देश के लिए एक अच्छा उदाहरण है। गोवा के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में नारी पुरुष समानता की परंपरा रही है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि गोवा के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या 60% से अधिक है। लेकिन गोवा के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। गोवा के लिए ये गौरव का विषय है कि यहाँ के लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। गोवा में रहने वाली सभी समुदाय के महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करने वाले कॉमन सिविल कोड यहाँ के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का उदाहरण है। ये कोड हमारे संविधान के निर्देश के अनुरूप है तथा पूरे देश के लिए एक अच्छा उदाहरण है। गोवा के लोगों में उदारता और अतिथि सत्कार की भावना है। साथ ही यहाँ के लोग उत्सव प्रेमी भी होते हैं। गोवा के निवासियों की ये विशेषता पर्यटकों को आकर्षित करने में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने समुद्र तट तथा पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुंदरता। गोवा के भाई बहनों का अतिथि सत्कार देश विदेश में सराहा जाता है। इसके लिए मैं आप सबकी प्रशंसा करती हूँ। गोवा के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच एक बार फिर से मौसम के मिजाज बदल गए हैं। यही वजह है कि बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखी गई है, जिससे आम लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। फिलहाल मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के मुताबिक यूपी में 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आज की तारीख भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। चंद्रयान 3 का लैंडर आज शाम 5:45 पर चांद की ओर बढ़ना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर इसरो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और चांद पर चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। चांद पर पानी या बर्फ के अलावा कई दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं, लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कई चुनौतियां। इसरो का दावा है कि सुरक्षित लैंडिंग के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इसरो की उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन चंद्रयान 3 से करीब 1 महीने बाद निकला रूस का लूना
25 चांद पर क्रैश कर गया है, जबकि 47 साल बाद मिशन मून पर निकले रूस को ही नहीं पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को झटका लगा। लूना 25 के लॉन्च पर इसरो ने रूस को बधाई भी दी थी। वहीं भारत का चंद्रयान 3 अगला इम्तिहान देने वाला है। भले ही रेस में अब सिर्फ भारत रह गया है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश को अब तक सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी नहीं मिली है, लिहाजा भारत के लिए भी चुनौती बड़ी है। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था पर बीजेपी की टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें यूपी जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। उनका काम आलोचना करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। साफ यही नजर आता है ना। अब इस बचा क्या? अब पहले पीछे से था, छुप के आता था, अब तो खुल के आ गया। जो कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा है, अब इसका विरोध जो है सामने से लोग आके कर रहे हैं। तो असलियत जो है, जो बात हम लोग पहले कहते थे, वो बात सामने आ गई है। बगल में यूपी चले जाएं, जाके देख लें क्या हो रहा है वहाँ, है ना। तो उस पर तो कुछ कहना है नहीं हमको। हम लोग अपने काम कर रहे हैं, लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना, बोलना। जब से आप पता है तब से ये कोई उससे सबको पता है। ये सब अब कथनी कहानी बयानबाजी अब चलने वाला है नहीं। लोग डरा हुआ है ना, 24 को लेके कुछ तो बोलेगा ना। साफ यही ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर्नाटक सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह राज्य शिक्षा नीति लागू करने के फैसले पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। My dear friend Shiva Kumar ji had made an announcement. They will scrap national education policy. I want to tell my dear friend Shiv Kumar ji, your facts are wrong. Your statement is mischievous. Your statement is regressive. It's not looking towards future. National education policy is not implemented from 2021, it is implemented from 2020. This is a visionary philosophical document envisioned by educationists of this country. This is not a political document. This is a philosophical document for 21st century. What kind of message he want to give to the youngsters of the country, especially his own state Karnataka? What kind of politics he is doing? Do they not want early childhood education and care system to be implemented in Karnataka from the age of 3? वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं। खड़गे के प्रवास को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ऐसी जगह सभा है जहां पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने संत रविदास के 100 करोड़ के मंदिर की सौगात दी है। बाबा साहब अम्बेडकर की ये धरती है। वीडी शर्मा ने कहा कि हम उनका प्रदेश में स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आपके साथ 15 महीने वाले सीएम कमलनाथ हैं। ये वही हैं जिनके कार्यकाल में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे दलित विरोधी कमलनाथ से पूछिए कि उन्होंने क्या किया। वो देश के गृह मंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। शर्मानी चाहिए उनको जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। इस मध्य प्रदेश पर आप रैप का तो लगा रहे हैं टैग। आप इस मध्य प्रदेश से अगर आपको जरा भी हमदर्दी होती, अगर मध्य प्रदेश से जरा भी आपकी आत्मीयता होती, तो आप मध्य प्रदेश के हैं ही नहीं। आपका मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। आपने तो मध्य प्रदेश की गरीब जनता को लूटा। मैं कहना चाहता हूं क्या संबंध है मध्य प्रदेश से आपका, और इसलिए इस प्रकार की भाषा उपयोग कर सकते हैं ये लोग। आकर के गरीब जनता को लूट करके उद्योगपति बने छिंदवाड़ा के अंदर, और लूट करके आप इतने बड़े आदमी बन गए, और आप मध्य प्रदेश को आप रैप प्रदेश कह रहे हैं। आप भारत को महान नहीं कहते, भारत बदनाम है। ये इस प्रकार के जो लोग हैं, कमलनाथ जी ने ये भी कहा है, और कमलनाथ जी मैं कहना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी ने दिलेरी से कहा है 50 साल का हिसाब दे कांग्रेस, 15 महीने का हिसाब दो। 15 महीने का भी हिसाब नहीं दे पा रहे आप। गरीबों के हक और अधिकार को छीनकर हमने हिसाब दिया है वो दे।
वहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में बड़ा बवाल हो गया। भीड़ से किसी व्यक्ति ने उन पर जूता चला दिया। इसके बाद सपाइयों ने जूता चलाने वाले की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले पर जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया तो दूसरी तरफ इस मामले पर स्वामी जी का भी बयान सामने आया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं कह देना चाहता हूं, ऐसी मानसिकता के लोग जिनके दिलों में जहर भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, वो नहीं चाहते कि सभी लोग इंसान की जिंदगी जिए। जो इंसान को जानवर से बदतर सलूक करने की कोशिश करते हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य किसी के हत्या करने की धमकी से, सिर काटने कटवाने की धमकी से, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने की धमकी से डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। आज यहां आने पर मैं आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वकील का कोई जूनियर वकील के जस में आया था। हम तो उसको देख नहीं पाए, लेकिन उसने जूता फेंकने की कोशिश की। यद्यपि मेरी उस पर नजर तो तब गई जब कार्यकर्ताओं ने उसको लाल जूते से पीट पीट करके उसकी काली कोट की चिट्ठी चिट्ठी बाहर हो गई और तब तक पुलिस आई, उसको हिरासत में ले गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरित मानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सचदेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सेवा बिल जो लाया गया है, पिक्चर के द्वारा प्रत्येक सांसद, प्रत्येक मंत्री सभी अपनी बात रखेंगे। वर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृपया वैन के साथ मोबाइल वैन प्रत्येक लोकसभा के हिसाब से आज हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान पांडा जी ने उसे झंडी दिखा के रवाना किया है। दिल्ली सेवा बिल दिल्ली के लिए क्यों जरूरी है, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके पीछे के क्या कारण है, उसकी एक फिल्म उस वैन के माध्यम से दिल्ली की जनता को दिखाई जाएगी। किस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो अराजकता है, भ्रष्टाचार है, और जिस तरह से शासन के माध्यम से अवैध कमाई का धंधा चल रहा था, उसको रोकने के लिए और दिल्ली की जनता को स्वच्छ प्रशासन मिले, उस निमित्त दिल्ली सेवा बिल लाया गया। उस दिल्ली सेवा बिल की सारे बिंदु उस फिल्म में है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी ने पूरा विषय रखा, हमारे दिल्ली के जो सांसद हैं उन्होंने अपना पूरा विषय रखा, और भी सांसदों ने जो अपनी बात रखी है, वो सब उस फिल्म के माध्यम से दिल्ली की जनता तक जाएगा। हर लोकसभा में एक वैन चलेगी और लगातार दिल्ली की गली गली तक जाकर इस बात को प्रचारित करेगी। साथ मोबाइल वैन प्रत्येक वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो वादा करते हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों के कर्ज
माफ किए जाएंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने मिलेगा। सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। हम राज्य में जाति जनगणना भी कराएंगे। अब हमारी कार्य समिति में पिछड़े वर्ग के 6 लोग हैं। फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए हैं और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। क्या मणि पटेल करेंगे ना? तो ये चीज हम करके रहेंगे। इसीलिए तो हम यहां पर एक बैकवर्ड क्लास के नौजवान को वर्किंग कमेटी मेंबर बनाए। पहले जो वर्किंग कमेटी में सिर्फ एक बैकवर्ड का आदमी था, इस बार हमने 6 बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वर्किंग कमेटी में ली। शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 3 थे, इस बार हमने फिर। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।